हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, कैसे प्रश्न? लघु उत्तरीय। और किस लेसन से रिलेटेड हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले C4H9Br वाले यौगिकों के सभी समावयवी लिखिए। ठीक है, समावयवी का मतलब क्या है? सबसे पहले एक चीज हमको समझनी पड़ेगी या आपको समझनी पड़ेगी कि समावयता क्या है। ठीक, एक शब्द क्या है? समावयता। क्या है? समावयता। अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोमर या फिर आइसोमेरिज। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म या फिर समावयता। देखो कारण क्या है? समावयता क्या है? जब किसी तत्व का अणुसूत्र समान हो। यौगिक का क्या समान हो? अणुसूत्र समान हो। ठीक है, अणुसूत्र क्या हो? समान हो और संरचना अलग अलग हो। संरचना भिन्न हो। जब अणुसूत्र समान हो और संरचना भिन्न हो तो वो क्या कहलाते हैं? समावयवी। क्या कहलाते हैं? समावयवी। और ऐसे यौगिक जो समावयवी होते हैं उनको समावयता प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो समावयता प्रदर्शित करते हैं उनको बोलते हैं समावयवी। और ये जो समावयवी होते हैं ये संपूर्ण रूप से क्या कहलाते हैं? समावयता प्रदर्शित करने वाले यौगिक। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका दिया गया है, एक बार पुनः मैं बता दूं। अणुसूत्र समान और संरचनाएं अलग अलग, मतलब अणुसूत्र समान और संरचनाएं अलग अलग, तो वो समावयवी कहलाएंगे। और यह जो प्रक्रिया है वो समावयता कहलाएगी। जैसे C4H9Br, मैं इसका फर्स्ट वाला आपको लिखकर दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले कैसे लिख सकता हूं? CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक, आप देखेंगे कि कार्बन के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन कितने? 3, 2 5, 2 7 और 2। कार्बन के मॉलिक्यूल की संख्या 4, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की संख्या क्या है? 9 और एक लगा हुआ है ब्रोमीन। यानी ये हो गया C4H9Br। एक तरीके से मैंने लिख दिया। दूसरा देखो आप, CH3 CH यहां पर क्या लगा दिया? ब्रोमीन। अब अगर इसके अणुसूत्र की संरचना देखूं मैं, तो देखो कार्बन की संख्या 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 और 1 9। C4H9Br। इन दोनों का जो अणुसूत्र है, क्या है? अणुसूत्र जो है दोनों का वो समान है, पर संरचना क्या है? अलग अलग। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? समावयवी। क्या बोलते हैं? समावयवी। अब पहले वाले का IUPAC नाम लिखकर मैं दिखाता हूं, फिर दूसरे वाले का IUPAC नाम लिखता हूं, फिर इसके 2 और भाग हैं उनको भी लिखकर दिखाता हूं आपको, या फिर इधर ही लिख देता हूं। ठीक, पहले वाले का नाम यहां लिख देता हूं। इसका नाम हो जाएगा एक ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ए वाले का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरे वाले का नाम, बी वाले का क्या हो जाएगा? आप जरा ध्यान से देखिए। बी वाले का जो नाम है वो हो जाएगा 2 नाम हो जाएगा 2
ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके 2 और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, ठीक, ये आपका सी वाला है, इसका यूपीएससी नाम भी लिख के दिखाऊं। अब देखो कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये 1 और ये 2, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मेथिल। सीधी श्रृंखला जो हमको कार्बन की मिल रही है वो 3 कार्बन की, 1 2 और 3, और 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। अब अगर मैं इसके अणुसूत्र की बात करूं 1 2 3 4 कार्बन यानी C4, हाइड्रोजन की बात करूं 3 3 6 2 8 और 1 9 H9Br, इसका भी अणुसूत्र आपको वही मिल जाएगा C4H9Br। अब सबसे लास्ट वाला डी वाले की अगर मैं बात करूं उसको कैसे मैंने लिख सकता हूं? ठीक, अब अगर इसके आईपीएससी नाम लिखूं मैं, इधर डी वाले का आईपीएससी नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा? कार्बन अगर ये चेन देखो 1 2 और 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला तो यही मिल रही है, तो कार्बन नंबर 2 पर 2 चीजें लगी हैं, ब्रोमीन लगा है और मेथिल भी लगा है, तो सबसे पहले ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे और क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, टू मेथिल, और कार्बन की संख्या 3 होने के कारण इसको क्या बोल देंगे? प्रोपेन। यानी इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका भी अणुसूत्र अगर आप देखें तो कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 और 1 4 C4, हाइड्रोजन की संख्या 9, 3 3 6 और 3 9 C4H9Br। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि ये क्या है? C4H9Br यौगिकों के सभी समावयवी लिखे हैं मैंने, और समावयवी का मतलब क्या होगा कि सबका अणुसूत्र आपस में समान है लेकिन संरचना क्या है? अलग अलग। अब जिनका अणुसूत्र समान हो और संरचना अलग हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समावयवी, और वो प्रदर्शित करते हैं समावयता। अब आप इसको नोट कर लीजिए। 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या कर रहा है? बुटस फिटिंग अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया और डिहाइड्रोजनीकरण या फिर डिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या है? सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। बुटस फिटिंग अपक्रिया क्या है? जब एरिल हैलाइड, तो मैं एक एरिल हैलाइड लिखता हूं C6H5 C6H5Cl, ये हमारा क्या है? एरिल हैलाइड। ठीक, ये क्या है? एरिल हैलाइड। सोडियम के साथ में जब एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर ब्लेंड में अभिकृत किया जाता है तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? बुटज फिटिंग अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? बुटज फिटिंग। सोडियम ले लिया, अब क्या लेना है? एल्किल हैलाइड लेना है, यानी मैं एक एल्किल हैलाइड भी ले लूं, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक, अब रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ? शुष्क ईथर के प्रेजेंस में।
किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा? शुष्क ईथर में। लेगा क्या? देखो ये ब्रोमीन और ये वाली ब्रोमीन दो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेगी? सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पर 2NaBr, इसको बोलेंगे सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम ब्रोमाइड, यानी 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, अब हमारा जो बचा ये C6H5 और यहां बचा CH3, ये क्या बना लेंगे? C6H5 CH3। ठीक, यानी ये हमारा बन गया टॉलुइन। क्या बन गया? ये टॉलुइन। C6H5 CH3 ये हमारा टॉलुइन बन गया। ये हमारा एल्किल हैलाइड था, ये सोडियम, ये एल्किल मतलब एरिल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड। शुष्क ईथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हुआ तो दो सोडियम दो ब्रोमीन ने मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना लिया और बाकी जो मेथिल ग्रुप था इस एरिल समूह के साथ अटैच हो गया, तो हमारा क्या बन गया? टॉलुइन। ठीक है, ये कौन सी अपक्रिया थी? बूटाज फिटिंग अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन। यही है क्लोरोबेंजीन। ठीक, किसके साथ रिएक्शन कराना है? मेथिल क्लोराइड। ठीक, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया द्वारा आर्थो तथा पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। यहां जब आप रिएक्शन कराएंगे तो दो मिक्सचर मिलेंगे, आर्थो तथा पैरा। ठीक, दो टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं, देखिएगा। ठीक, ये दोनों बेंजीन रिंग्स, इन पे कंपाउंड क्या क्या लगाना है हमको? क्लोरो और ये CH3। ठीक, यहां पर क्लोरीन लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया? मेथिल ग्रुप। ठीक, देखो ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, तो ये 1,2 प्रोडक्ट बना हमारा। क्या बना? 1,2। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? 1,4 प्रोडक्ट। ठीक है, अब चूंकि यहां पर क्या है? आर्थो समूह पर मेथिल ग्रुप लगा है, आर्थो, पैरा आर्थो मेटा, तो आर्थो पर मेथिल ग्रुप लगा है, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक, यहां पर क्या है? पैरा पर आर्थो मेटा पैरा, पैरा आर्थो मेटा, ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक, अब अगर ये पैरा पोजीशन पर लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरोबेंजीन। उसको बोलेंगे आर्थो मेथिल क्लोरो, इसको बोलेंगे पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन बोलेंगे यार। क्या बोलेंगे? पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? बिहाइड्रो हैलोजनीकरण या फिर बिहाइड्रो हैलोजनीकरण।
हेलोजनीकरण डिहाइड्रो या बिहाइड्रो बात तो एक ही है। एल्कोहलिक के OH व सोडियम एमाइड सोडामाइड को गर्म करने पर एल्काइन बनता है। देखो रिएक्शन देखो आप पहले, यहाँ भी X लगा और यहाँ भी X लगा। इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ हीट कर रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिमूव क्या करना है? -KX। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? एसिटिलीन यानी एल्कीन बनेगा। ठीक, अब इसको पुनः हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? NaNH2 यानी सोडामाइड। NaNH2 के प्रेजेंस में फिर से हीट करेंगे। पहले KOH के साथ रिएक्शन हुआ, अब किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? NaNH2 के साथ। अगर NaNH2 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो एल्काइन। क्या बन गया हमारा? एल्काइन। प्लस में बनेगा सोडियम हाइलाइड और प्लस में आपका बन जाएगा NH3 यानी कि अमोनिया। तो ये रहा कंप्लीट रिएक्शन। जब आप हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको हीट करेंगे तो ये आपको क्या देगा? एल्कीन। और एल्कीन को जब आप सोडियम, ये तो एल्कीन है हमारा, और एल्कीन को जब आप पुनः सोडामाइड के साथ यानी सोडियम अमाइड के साथ हीट करेंगे तो आपका एल्काइन मिलेगा, सोडियम हाइलाइड मिलेगा और अमोनिया मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा रिएक्शन था? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्या है? कैसे प्राप्त करोगे? रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाओ। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं क्लोरोबेंजीन को किससे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दूं, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा दूं? क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, हमारा क्या बना जाएगा? हाँ, लेकिन यहाँ पर दो और चीजें, चाहे आप निकेल ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, और चाहे तो आप क्या ले सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? देखो आपका बन जाएगा बेंजीन, दूसरा प्रोडक्ट आपको बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? HCl बेंजीन। तो सबसे पहला तो मैंने बना दिया। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना था हमको? क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ निकल और एल्यूमिनियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमने हीट किया, हमारा बेंजीन बन गया। और क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा टॉलुइन, फिनाल। क्लोरोबेंजीन से फिनाल, ये तो आपका ये बन गया। आप क्लोरोबेंजीन से अगर हमको फिनाल बनाना है तो क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? फिनाल। अगर फिनाल बनाना है तो इसको हीट करेंगे किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। और किसके प्रेजेंस में हीट करेंगे? देखिए 200 ATM। दाब कितना होगा? 200 ATM। टेम्परेचर कितना होगा? लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 200 ATM 300 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत आसान सा है ये रिएक्शन। यहाँ पर OH लग जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाल। क्या नाम हो जाएगा? फिनाल। बाकी ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा? NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। और ये किस में रूपांतरित हो गया? हमारा फिनाल में। तीसरा क्या बनाना है? फिनाल से टॉलुइन बनानी है। किसके साथ रीड करा दूं इसको? 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ। और किसके साथ हीट करा दूं?
CH3Cl के साथ। ठीक, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आपने ड्राई ईथर लेना है, यानी शुष्क ईथर। ड्राई ईथर का मतलब क्या हो गया, शुष्क ईथर। तो क्या बनेगा, देखो ये दोनों सोडियम, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, दोनों क्लोरीन लेकर क्या बना लेंगे, 2NaCl। बाकी जो यहाँ पर मेथिल ग्रुप है इस बेंजीन रिंग से लग जाएगा और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, टॉलुइन। किस में बदल गया, ये टॉलुइन में। ठीक है, अब एनिलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन को अगर मैं रीड करा दूं किसके साथ, NH3 के साथ, इसके भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए, यानी क्लोरोबेंजीन का भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए और इसके साथ में अगर हीट करा दूं क्या बनेगा, ये बन जाएगा C6H5NH2, यानी ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन। NH2 समूह लगा तो क्या बना, एनिलीन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हाइड्रोजन कितने निकले, 2 और क्लोरीन कितना है, 2, क्या बना लेंगे, 2HCl। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ, क्यों हुआ, 200 डिग्री सेल्सियस पर। किसमें, कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि क्लोरोबेंजीन से क्या बना लिया, एनिलीन। अब अगला रिएक्शन है डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, डाइफेनिल। मैं इसको हीट रिएक्ट करा देता हूं। ये दोनों क्लोरोबेंजीन है, इसको साथ किसके साथ रिएक्ट करा दूं, ड्राई ईथर। ठीक, अब ये दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, 2NaCl, और ये आकर आसानी से आपस में ऐसे जुड़ के क्या बना लेगा, डाइफेनिल। ये क्या बन गया, डाइफेनिल। क्या बन गया, ये डाइफेनिल, और प्लस में आपका क्या बना लेंगे, 2NaCl। ये बन गया डाइफेनिल, यानी दो क्लोरोबेंजीन को जब मैं क्लोरोबेंजीन के साथ ही रिएक्ट कराऊंगा, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन के साथ ही रिएक्ट कराऊंगा सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो डाइफेनिल बनेगा और 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला क्या है, DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। DDT का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, कीटनाशक की भांति किया जाता है। सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर तथा कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफिलीज मच्छर, टाइफरा वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
कीटनाशक के रूप में डीडीटी का उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। सन 1940 ईस्वी के अंत में डीडीटी के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामने आने लगी और कीटों की अनेक प्रजातियों ने डीडीटी की प्रतिरोधकता विकसित कर ली। यह मछलियों के लिए भी अत्यंत विषैली सिद्ध हुई। किसके लिए अत्यंत विषैली सिद्ध हुई? मछलियों के लिए। आगे क्या कहता है कि डीडीटी के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व एवं इसकी वसा में विलेयता ने समस्या को और जटिल बना दिया, क्योंकि ये वसा में घुलनशील हो गया। ठीक है, जंतुओं के द्वारा डीडीटी का शीघ्रता से उपापचय नहीं होता, बल्कि यह वसीय उत्तकों में एकत्र तथा संग्रहित हो जाता है। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो एक समय के साथ इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है और यह बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूएसए ने सन 1973 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विश्व में अनेक स्थानों पर इसके उपयोग आज भी हो रहा है। ठीक है, सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आप को आज की बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। सभी को जय हिंद।